सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों जो आपका पेपर 2 है साइंस एंड टेक अपने लगभग कर चुके हैं, कुछ टॉपिक बाकी है वो मैं करवा दूंगा आपको। इसमें ये दोस्तों आपके इकाई 3 है जिसमें आपके अर्थ साइंस है, पृथ्वी विज्ञान। आज अपने दोस्तों पृथ्वी की संरचना, भूवैज्ञानिक समय सारणी और जो प्रमुख आकृतियां हैं पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल है, इनके बारे में यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके बारे में अच्छे से जानेंगे कि कितने इसके प्रकार होते हैं, क्या चीज़ें होती है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये तीनों भी करवा दूंगा। आज अपने दोस्तों पृथ्वी की संरचना मेन जो पॉइंट है उस पर ही अपने फोकस करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं करेंगे। ये बेसिक सी चीज़ें बताई हुई है कि जो अपना अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन है और फिफ्थ लार्जेस्ट क्या है, सोलर सिस्टम का है। और इट इज़ द ओनली वर्ल्ड इन आवर सोलर सिस्टम विद लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस। तो ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे पूरी वो सतह पे क्या है, पानी मिलता है। अगर इक्वेटर की बात करें तो इसमें इक्वेटर की आपकी किलोमीटर में लंबाई दे रखी है, पोल दे रखा है, डिफरेंस दे रखी है। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, अर्थ इज़ द बिगेस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो सन से डिस्टेंस दे रखी है, कैसे रात होती है, दिन होती है, एक चक्कर, ये सभी को दोस्तों ये पता होगा। ये बेसिक सी चीज़ें हैं ये सारी। अब मेन अपने पॉइंट पे आ जाते हैं कि अपने अर्थ को है ना मेन 4 लेयर में विभाजित करते हैं। कितनी? 4 लेयर में विभाजित करते हैं। तो अपने को पृथ्वी की संरचना पढ़नी है जिसमें मेन आती है दोस्तों आपकी क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, तो ये 4 इसमें विभाजित करते हैं, इसको अपने अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले ऊपर वाली जो परत होती है इसको क्या कहा जाता है? क्रस्ट। इसकी थिकनेस 0 से 100 किलोमीटर तक होती है। और इसमें क्या है कि दोस्तों जैसे समुद्र है तो वहाँ थिकनेस चेंज हो जाएगी, पहाड़ है तो वहाँ चेंज हो जाएगी, तो हर जगह थिकनेस यहाँ पे चेंज होती जाएगी। फिर इसके बाद आती है दोस्तों आपकी मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। इसकी सबकी यहाँ पे दे रखी है कि कितने से कितने किलोमीटर में होती है। आगे भी इसके बारे में अपने बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्रस्ट में क्या पाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। क्रस्ट को क्या करते हैं? भूपरपट्टी। ठीक है, जो भूपरपट्टी है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है सियाल। इसको क्या बोलते हैं अपने? इसको सियाल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? सियाल। और इसको क्या बोलते हैं अपने? लिथोस्फेयर बोलते हैं। ये ध्यान रखना, लिथोस्फेयर। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है कि डिसकंटिन्यूटी दी हुई है, यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। अब यहाँ पे ये सी है, इसके बाद अपर मेंटल आती है, फिर लोअर मेंटल। ठीक है, ये कौन सी संरचना आ गई? मेंटल। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या मिलेगा? जो लोअर मेंटल होगा ना, नीचे वाली, यहाँ पे आपको सीमा मिलेगी। ठीक है, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? सीमा बोला गया है। इसको मीजोस्फेयर बोलेंगे। इस पूरी को, अपर और लोअर मेंटल को क्या बोलेंगे? मीजोस्फेयर। फिर इसके बाद बात करें तो आउटर कोर आता है जहाँ पे आपको मिलेगा निकल और फेरस, निफे। इस संरचना को क्या बोलेंगे? निफे। आउटर कोर को निफे क्यों बोले? क्योंकि यहाँ पे निकल और फेरस, लोहा पाया जाता है, निकल और लोहा। इनर कोर में भी आपके दोस्तों यही मिलेगा, इसको बोलेंगे बेरिस्फेयर। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। डायग्राम याद रखोगे, ये वाला बना के आओगे ना तो आपके ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बढ़िया। तो स्ट्रक्चर में ये जरूर बना के आए। अब जान लेते हैं दोस्तों, पृथ्वी का सबसे भारी ठोस हिस्सा क्रस्ट कहलाता है, भूपरपट्टी जिसे बोलते हैं। महासागरीय प्रपट्टी की औसत मोटाई इसकी 5 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट की यहाँ पे 30 किलोमीटर हो जाती है या कम गनी। पर्वत प्रणालियों में ये क्षेत्र मोटा हो जाता है। हिमालय क्षेत्र में 70 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है ये। ठीक है, क्योंकि पहाड़ ऊपर निकले होते हैं तो फिर उसकी बढ़ जाती है वो गहराई। अब इसका घनत्व की बात करें तो 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। महाद्वीपीय प्रपट्टी भारी चट्टानों से बनी है जिसका घनत्व क्या है? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने महाद्वीपीय प्रपट्टी की बात करें तो क्रस्ट के बारे में तो बस इतना ही है जो मैंने आपको पहले बताया कि ऊपर वाली परत है। और महासागरीय क्रस्ट में पाई जाने वाली इस प्रकार की चट्टान कौन सी है? बेसाल्ट। और भूप्रपट्टी के प्रमुख घटक इसमें आ जाते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। यही हमने देखा था, देखो मैप में। तो जो उसका ऊपर वाला पार्ट है उसको सियाल कहा जाता है। तो सियाल कहाँ पे मिलेगा? तो ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सियाल है, तो सियाल अपने को कहाँ पे मिलेगा? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम क्रस्ट में मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली, यही अपने को ध्यान रखनी है। सियाल का उपयोग लिथोस्फीयर को संदर्भित करने के लिए किया जाता है।
और इसे अपने को पार्ट को क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर, जो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल वाला क्षेत्र कहलाता है। मेंटल के जस्ट ऊपर वाला क्षेत्र होगा, ठीक है, और क्रस्ट और इसके क्रस्ट के थोड़ा नीचे वाला होगा, तो ये बीच वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, सियाल हो जाएगा। जलमंडल और भूपरपट्टी के बीच असंगति को कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो इसके बीच में जो भी यहाँ पे देखो, ये मैप में देखी कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होते रहेंगे उसको कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी कहा जाएगा। इतनी चीज़ें अपने को नहीं ध्यान रखनी, आपको बस ये ध्यान रखना है कि सियाल कहाँ पे पाया जाता है, क्रस्ट में पाया जाता है, बस। फिर बात करते हैं दोस्तों मेंटल की। तो मेंटल मोह की अनिरंतरता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। तो ये इसकी जो डेप्थ क्या पाई जाती है मेंटल की, लगभग 2900 किलोमीटर तक यहाँ पे डेप्थ पाई जाती है। और मेंटल के ऊपरी हिस्से को एथेनोस्फीयर कहा जाता है। एस्थेनो का अर्थ है दोस्तों कमज़ोर। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक माना जाता है वैसे। और मैग्मा का क्या है, मुख्य स्रोत है जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सतह पर अपना रास्ता ढूंढता है। और इसका घनत्व की बात करें तो क्रस्ट की तुलना में इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, किसका, मेंटल का। और निचला मेंटल एथेनोस्फीयर से परे फैला हुआ है, ये ठोस अवस्था में होता है। ऊपरी मेंटल थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों, भंगुर होता है, ऐसे कह सकते हैं, जो हमने पढ़ा कि कमज़ोर होता है, ठीक है, जिससे लावा आसानी से निकल जाता है। मेंटल के प्रमुख घटक तत्व सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच असंगति को रेपेटी डिसकंटिन्यूटी के रूप में इसको जाना जाता है। और मेंटल का वह भाग जो एथेनोस्फीयर के ठीक नीचे है लेकिन कोर के ऊपर है, इसे मीजोस्फीयर बोलेंगे। आपको क्या करना है, देखो अब ऐसे थ्योरी पढ़ेंगे ना तो अपने को थोड़ा सा अपने को कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन आप ये मैप देखोगे ना इसमें, तो यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा डायग्राम में, ठीक है। तो डायग्राम को आप अच्छे से याद करके जाएं। तो मीजोस्फीयर किसको बोलते हैं, मेंटल और अपर और लोअर मेंटल के भाग को मीजो बोलते हैं। इसके बीच में जो पार्ट आएगा ना उसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, जस्ट ये देखो। तो ये अपने को पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान होना चाहिए कि एस्थेनोस्फीयर कहाँ पे स्थित है, मीजो कहाँ पे स्थित है, बेरिस्फीयर कहाँ पे स्थित है, ये सारे पॉइंट अपने को पता होने चाहिए। अब ये हो गए, अब बात करते हैं कोर। कोर मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पे स्थित है। और बाहरी कोर तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर आपको क्या मिलेगी, ठोस अवस्था में मिलेगी, ठीक है। जो अंदर वाली कोर है वो सॉलिड स्टेट में मिलेगा पार्ट, और उससे बाहरी वाला आउटर कोर है ना वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और मेंटल कोर की सीमा पर सामग्री का घनत्व यहाँ पे दिया गया है 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तापमान बता सकते हैं 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। और पृथ्वी के केंद्र में 6300 किलोमीटर पर घनत्व का मान लगभग 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। और यहाँ पे तापमान भी दे रखा है। ज़्यादातर आपको यहाँ पे निकल और लोहा ही मिलेगा, ठीक है, इसे निफ़े बोलेंगे, निकल और लोहा मिलेगा। तो यही अपने को पता होना चाहिए कि कोर में मेन अपने को निकल और लोहा ही मिलता है, इसको निफ़े के रूप में अपने जानते हैं। तो यही बस पृथ्वी की स्ट्रक्चर है, आंतरिक जो संरचना याद रखनी है इतनी। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आ जाता है दोस्तों, कौन सा, देखो पहले चलते हैं शुरू में कि भूवैज्ञानिक समय सारणी, मतलब कोई भी चीज़ है उसके समय का निर्धारण करना है तो एक टाइम पीरियड्स बनाए गए हैं कि कैसे दर्शाएं कि ये इतना पुराना था। जैसे अपनी सभ्यता है, कोई सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी थी, वैसे ही इसलिए इसका एक टाइम पीरियड अलग अलग बनाया गया है। उसको अपने देखते हैं। कल्प, जिसे देखो पहला कल्प आता है GTS की सबसे बड़ी समय अवधि अरबों वर्षों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आगे आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें हर चीज़ समझ आ जाएगी। पृथ्वी के इतिहास के केवल 4 युग हैं, इसमें हैडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनरोजोइक, ठीक है, ये पूरे कल्प में आते हैं। तो इसमें अलग अलग युगों में विभाजित कर दिया गया है। अब एक युग क्या है, एक ईओन का एक विभाजन जो 10 ईओन से लेकर सैकड़ों मिलियन वर्ष तक प्रतिनिधित्व करता है। फेनरोजोइक ईओन जो लगभग 541 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था तथा तीनों युगों में विभाजित है। तो ये किस में है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक में ये विभाजित कर दिया जाता है इसको। अवधि की बात करें तो युग का एक विभाजन जो लाखों वर्षों से करोड़ों वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए मेसोजोइक युग के 3 अवधियों में विभाजित किया जाता है। अब मेसोजोइक को आगे क्या है, 3 में विभाजित कर दिया, तो जुरासिक और क्रिस्टेशियस आ गया। तो आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। पहले हमने 4 युग लिए, हैडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, फेनोजोइक, फिर उनको आगे विभाजन कर दिया, फिर
युग को विभाजित कर दिया, अवधि आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आगे इसका फिर विभाजन कर दिया करोड़ों वर्षों तक, सेम वही बात लिखी गई है इसमें। अब इसको जानते हैं सबसे पहले हेडियन इयोन के बारे में, ठीक है। हेडियन इयोन 4540, ठीक है, और से 4000 जीवन के विश्वसनीय जीवाश्म रिकॉर्ड से पहले के समय को यहाँ पे दर्शाता है। तापमान बहुत अधिक है तथा पृथ्वी का अधिकांश भाग अन्य पिंडों से लगातार टकराव, अत्यधिक ज्वालामुखी विस्फोट, अल्पजीवी रेडियोधर्मी तत्वों की अधिकता के कारण पिघला हुआ। मतलब यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको अगर एक डायग्राम दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। अब देखो, ये देखो हेडियन, मतलब अर्थ निर्माण, यहाँ पे पृथ्वी के निर्माण की यहाँ पे क्या है प्रक्रिया चल रही है, जबकि 4600 के आसपास। तो इससे आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। अभी वातावरण नहीं बन रहा, अभी सिर्फ यहाँ पे क्या प्रक्रियाएं चल रही है। तो ऐसे बताते हैं दोस्तों कि जब यहाँ पे पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो शुरू में ये ज्वालामुखी विस्फोट, और इसी के कारण ही दोस्तों पृथ्वी पे पानी पनपा था। पानी की बात करें तो ज्वालामुखी वगैरह के कारण ही पानी आता है ठीक है। ऐसा माना जाता है कि थिया नामक ग्रह का आकार के पिंड एक विशाल टक्कर यहाँ पे हुई थी, और जिसके कारण यहाँ पे चंद्रमा का निर्माण भी हुआ। चंद्रमा पर 4 अरब वर्ष पूर्व लेटे हैवी बम्बार्डमेंट LHB चंद्र प्रलय हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं ये पृथ्वी के निर्माण की जो प्रक्रिया है ना वो दर्शाता है ये युग। प्रारंभिक वायुमंडल में लगभग कोई यहाँ पे ऑक्सीजन भी यहाँ पे नहीं थी, और ज्वालामुखी से निकली गैसों से यहाँ पे क्या है कि महासागरों का निर्माण होता गया। ये मैंने आपको चीज़ बताई। समय के साथ पृथ्वी ठंडी हो गई, जिससे एक ठोस परत का यहाँ पे निर्माण हुआ तथा पीछे वाष्पशील पदार्थ रह गए, जिसके परिणामस्वरूप हाइड्रोजन, जल वाष्प, CO2, इससे क्या क्या वायुमंडल का निर्माण होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों जो टेम्परेचर वगैरह है, तापमान बताए जाने लगे, ठीक है। जैसे जैसे ठंडक बढ़ती गई, समुद्र तल में घुलने वाले वायुमंडल के अधिकांश CO2 यहाँ पे हटती गई। हाइड्रोजन, हीलियम वायुमंडल के पलायन के कारण लगातार यहाँ की पलायन की संभावना है। हाइड्रोजन और हीलियम बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। फिर आता है आर्कियन इक्यून, ठीक है। मेन 4 युग मैंने आपको शुरू में बताए थे। देखो, एक तो हेरियन, आर्कियन, प्रोटेजोइक और फेनोजोइक, इसको अपने पढ़ेंगे। आर्कियन में क्या है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत और साइनोबैक्टीरिया के साक्ष्य 3500 मिलियन वर्ष पूर्व के हैं। तो यहाँ पे जैसे जीवों का पनपना शुरू हुआ। जीवन नाभिक विहीन सरल एकल कोशिकीय जीवों तक सीमित था, जिन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। जब अपने साइंस पढ़ी थी हमने जाना था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। एक कोशिकीय जीव सबसे पहले यहाँ पे पनपा था। वायुमंडल में ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं थी तथा वायुमंडल का दबाव लगभग 10 से 100 वायुमंडल था। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में बताया गया है। और पृथ्वी की प्रवृत्ति इतनी ठंडी हो गई थी कि महाद्वीपों का निर्माण यहाँ पे संभव हो गया, ठीक है। तो जिससे क्या है कि ऊपर की स्ट्रक्चर क्या है सॉलिड हो गई। और सबसे पुरानी संरचनाएं अगर पूछ ले तो आर्कियन की ही है। पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टान संरचनाएं तो आर्कियन युग की है। ज्वालामुखी गतिविधियां आज की तुलना में काफ़ी अधिक थी उस टाइम, ठीक है। और प्रोटोजोइक काल की तुलना में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण महासागर अधिक अम्लीय भी थे। आर्कियन काल के अंत तक प्लेट टेक्टोनिक आधुनिक पृथ्वी के समान हो गए। तरल जल प्रचुर मात्रा में था तथा गहरे महासागरीय बेसिनों के अस्तित्व के बारे में जाना जाता है। जो सबसे प्रारंभिक स्ट्रेमेटोलाइट्स पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में खोजे गए 3.48 अरब वर्ष पुराने बलुआ पत्थर में पाए गए हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि कहाँ पे इस युग के पत्थर वगैरह या चट्टानें अपने को पाई गई है आर्कियन इयोन की, ठीक है। हेडियन और आर्कियन दो पड़ी। हेडियन में क्या पृथ्वी का निर्माण चालू हुआ, आर्कियन में थोड़ा थोड़ा जीवों का पनपना चालू हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो डायग्राम में अपने एक बार देख लो आप कि ये आर्कियन है, ये क्या है आर्कियन। अब आर्कियन में क्या हो रहा है, ओल्डेस्ट रॉक अर्थ क्रस्ट फॉर्म। तो अर्थ का जो क्रस्ट है ना, जो अभी हमने पढ़ा, वो बनना यहाँ पे क्या हो गया, चालू हो गया। तो चीज़ें आपको समझ आ रही होगी थोड़ी थोड़ी अब बात करेंगे दोस्तों अपने प्रोटेरोजोइक युग की। ये प्री कैम्ब्रियन सुपर ओन का अंतिम इयोन है, ठीक है। इसमें अलग अलग बहुत सारे पार्ट में डिवाइड है ये। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रकट होने के समय से लेकर पृथ्वी पर जटिल जीवन जैसे प्रवाल के प्रसार से ठीक फैलने तक ये फैला हुआ है। बैक्टीरिया ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर देते हैं, जिससे जीवन रूपों के अचानक यहाँ पे
वृद्धि हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन आती गई तो जीवन बढ़ता गया। अब यूकैरियोटिक जिनमें एक नाभिक होता है उभर कर आते हैं कुछ प्रकार के नरम शरीर वाले बहुकोशिकीय जीव। देखो पहले वाले युग आर्कियन में कहा था एक कोशिकीय जीव पनप रहे थे, अब यहाँ पे बहुकोशिकीय जीवों के पनपने की शुरुआत हो चुकी है। इस समय के आसपास कवक के प्रारंभिक रूपों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कवक के प्रारंभिक रूपों का निर्माण शुरू हो गया। और इस युग के आरंभिक और अंतिम चरणों में स्नोबॉल अर्थ काला हो ग्रह को शून्य से नीचे तापमान व्यापक हिमदीकरण प्रयासों समुद्र के स्तर में गिरावट का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो समुद्र के स्तर में भी यहाँ पे गिरावट आई। ठीक है, अब इसमें अलग अलग परिकल्पना आ गई। ठीक है, तो जो अलग अलग बताते हैं कि जो स्नोबॉल अर्थ है कि परिकल्पना प्रस्तावित है कि पृथ्वी की सतह कम से कम एक बार पूरी तरह या लगभग पूरी तरह जम गई थी। तो ये कहते हैं कि 650 मिलियन वर्ष पहले की ये बात है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, स्नोबॉल अर्थ। स्नो मतलब जमना। ठीक है, तो ये परिकल्पना भी यहाँ पे इस युग की बताते हैं, प्रोटेरोजोइक युग की। फिर ये पृथ्वी के इतिहास की बहुत ही टेक्टोनिक रूप से सक्रिय काल था। इसमें प्रथम निश्चित सुपर कॉन्टिनेंट चक्र और आधुनिक पर्वत निर्माण को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। अपने को पता है कि दोस्तों पहाड़ों का निर्माण कैसे होता है। पृथ्वी के जो अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो कई बार दूर जाती हैं, कई बार पास आती है, तो दोनों के कारण ही है ना पहाड़ों का निर्माण होता है। तो महाद्वीपीय क्रस्ट का 43 भाग प्रोटेरोजोइक युग में, 39% आर्कियन में तथा केवल 18% फेनोजोइक में निर्मित हुआ। तो ये आधुनिक जो महाद्वीप है ना, इसमें बताया जाता है कि जो 43% भाग है वो प्रोटोजोइक में निर्मित हुआ, 39 आर्कियन में और 18% फेनरोजोइक में। प्रोटोजोइक के अंतिम काल में सबसे हाल ही में प्रमुख महाद्वीप रोडिनिया यहाँ पे मिला था। ठीक है, अब इसका भी फोटो नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता उसका। अब फेनरोजोइक की बात करते हैं, फेनरोजोइक इयोन की। तो 4 ही आपको याद रखने हैं। प्रोटेजोइक और फेनरोजोइक युग के बीच की सीमा तब निर्धारित हुई जब ट्राइलोबाइट्स जैसे जानवरों ने पहले जीवाश्म सामने आए। ठीक है, तो जो ट्राइलोबाइट्स जानवर सामने आए इसके बाद इसकी सीमा का निर्धारण हो पाया कि इस समय से पुराने को अपने को फेनरोजोइक बोलना है या उसको प्रोटेजोइक बोलना है, क्योंकि इसकी लिमिट्स तय करनी होती है। ठीक है, किसको कौन सा युग बोलेंगे। लगभग 580 मिलियन वर्ष पहले तक जीवन अधिकांशतः छोटा सूक्ष्म ही था, फिर जटिल बहुकोशिकीय जीवन उत्पन्न हुआ समय के साथ, तथा 541 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन विस्फोट के साथ इसकी परिणति हुई। वनस्पति जीवन प्रारंभिक फेनरोजोइक युग में दिखाई दिया। तो यहाँ पे वनस्पति वगैरह आपको दिखनी चालू होगी फेनरोजोइक में। पृथ्वी के महासागर के कशेरुकियों से जटिल जीवन हावी होने लगता है, पेंजिया का निर्माण हो जाता है। पेंजिया आपको पता होगा दोस्तों, जब भी अपने ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अपने सारे कॉन्टिनेंट है ना एकदम ऐसे जुड़े हुए थे। ठीक है, और चारों में क्या था, पानी था बाकी जगह पे। फिर बाद में ये अलग होने स्टार्ट हो गए, तो उस पूरे को पेंजिया बोलते थे। धीरे धीरे जीवन भूमि तक फैलता रहा, पौधे कीटे जानवरों सबका यहाँ पे पक्षी डायनासोर ये सारे इसमें आने लगे। आधुनिक जानवर जिसमें मनुष्य भी शामिल है इस युग के सबसे पहले चरणों में 2 मिलियन वर्ष पूर्व से विकसित हो गए थे फेनरोजोइक में। अब इसको आगे अपने किस में 3 युगों में विभाजित कर देते हैं फेनरोजोइक को। एक आता है पेलियोजोइक जिसमें ऑर्थ्रोपोड्स उभयचर जैसे मछली, उभयचर मछलियों और भूमि पर पहले जीवन का युग। मेसोजोइक जिसमें सरीसृपों का उदय हो गया था, डायनासोर की चरम विलुप्ति यहाँ पे मेसोजोइक में स्टार्ट हो गई थी, पक्षियों का विकास यहाँ पे शामिल था। सैनोजोइक की जिसमें स्तनधारियों का उदय हुआ सैनोजोइक में। ठीक है, इसको आगे डिवाइड कर दिया गया। अब फेनरोजोइक को 3 युगों में विभाजित किया जाता है, पेलियो, मेसो और सैनो, जिन्हें आगे 12 अवधियों में। अब इन्हें आगे और डिवाइड कर दिया जाता है। देखो यहाँ पे दे रखा है आपको सैनो, मेसो, पेलियो। ठीक है, और ये प्रोटोजोइक लाइफ बिगिंस इन सी, समुद्र में जीवन प्रारंभ हो गया यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना, इससे ज़्यादा याद रहेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो युग दे रखे हैं वही सेम बातें मेसोजोइक का बता रखा है कि इसमें भी अलग अलग युग हैं। मेसोजोइक को भी आगे विभाजित, जैसे जुरासिक, ट्रिसरिक, ठीक है, आगे विभाजित कर रखा है। लेकिन मेन मैंने आपको बताया वो 3-4 याद रखने हैं बस। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों जो वर्ल्ड के पर्वत श्रेणियां हैं प्रमुख। अब अपने पढ़ेंगे पर्वत श्रेणियां। अब इसमें डायरेक्ट आपके ना आपको याद रखनी है कि कहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी है।
सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो पर्वतों का है जो वर्गीकरण है वो देख लेते हैं। वलित पर्वत, ब्लॉक, ज्वालामुखी या संचित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, 4 भागों में किया जाता है। वलित क्या होता है? मुख्य रूप से ऊपर उठी हुई लहरदार अवसादी चट्टानों से बनी पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहलाता है? वलित पर्वत कहा जाता है। ये आंतरिक बलों से उत्पन्न संपीड़न बल के कारण, कंप्रेस फोर्स के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे यहाँ से फोर्स लग रहा है पृथ्वी के अंदर चट्टानों में, यहाँ पे आमने सामने, तो ये क्या है? कंप्रेशन है, संपीड़न, कंप्रेशन, इससे उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिससे गर्त और शिखर वलित पर्वतों का हिस्सा बनते हैं। जो सबसे नीचे वाला पार्ट हो जिसे सिंक्लाइन बोलते हैं, एंटिक्लाइन शिखर हो जाएगा। एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, इनको बताऊंगा मैं कहाँ पे स्थित है, इनकी चोटी भी जानेंगे, ठीक है। ये सारे किसके उदाहरण हैं? नवीनतम पर्वत निर्माण के दौरान हुआ, इसलिए इन्हें यंग फोल्ड पर्वत भी कहते हैं। तो वलित पर्वतमाला का आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी, ये सारी क्या है? वलित पर्वत है, वलित पर्वतमाला है। तो वलित पर्वत के बारे में अगर पूछे तो आप एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हो। फिर बात करें, देखो यहाँ पे ये फोर्स ऑफ कंप्रेशन लग रहा है, ठीक है, एंटिक्लाइन बन रहा है, यहाँ पे सिंक्लाइन बन रहा है। अब बात करेंगे अपने दोस्तों ब्लॉक पर्वत की, ब्लॉक माउंटेन की। आंतरिक या अंतरजातीय पृथ्वी की हलचलों के कारण ये क्या है? बढ़ते हैं। वहां पे तो कंप्रेशन लग रहा था, अब यहाँ पे क्या है कि ऊपर नीचे, देखो 1 सेकेंड, अब यहाँ पे क्या है कि देखो फोर्स कैसे अप एंड डाउन हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे क्या है कि ये गार्बन बन रहा है, नीचे ऊपर होस्ट बन रहा है। देखो इसमें क्या होगा कि तनाव और भ्रंश बल का कारण बनते हैं। किसके कारण? तनाव और भ्रंश बल के कारण, ठीक है, टेंशन फोर्स के कारण बनते हैं ये। दो समांतर भ्रंशों के बीच भूमि के नीचे की ओर उठने या ऊपर की ओर उठने के परिणाम स्वरूप ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है। या तो भूमि ऊपर उठ जाएगी या नीचे धंस जाएगी, तो इससे क्या होगा? ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होगा। और और इस भ्रंश के परिणाम स्वरूप जो दरार घाटी बनती है ना, उसे गैब्रेन कहा जाता है। तो ये अगर ये नीचे धसी तो यहाँ पे क्या बन गई? घाटी, इसको क्या बोलेंगे? ग्रेब्रेन। उदाहरण उत्तरी अमेरिका में सिएरे नेवदा, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, ये सारे इसके क्या है? ब्लॉक पर्वतों के एग्जाम्पल है। तो फिर ज्वालामुखी या संचित पर्वत, जो ज्वालामुखी पदार्थों के संचय से निर्मित पर्वतों को ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। सीधी सी बात है, जहाँ पे ज्वालामुखी निकले उससे। हवाई द्वीप में माउंट मोना लोआ, म्यांमार में माउंट पोआ, जापान में फुजियामा, ये इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। फिर आ जाता है अवशिष्ट या अवशेष पर्वत, मतलब हमने अपक्षय के प्रभावों को देखा है, एक्सोजेनिक प्रक्रिया के भाग के रूप में पृथ्वी की पपड़ी पर लगातार प्रभाव डालता है। काफ़ी हद तक घिसाव की प्रक्रिया उन चट्टानों पे आकार संरचना पे निर्भर करती है जिन पे एक देखो इसमें अवशिष्ट में क्या होगा कि ये बहुत ही पुराना था, बाद में क्या होगा कि जैसे अपनी अरावली पर्वतमाला है ना, ये भी अवशिष्ट में आने लगी है, क्योंकि यहाँ भी वायु द्वारा अपरदन सर्वाधिक होता है। किसी ऊंचे क्षेत्र जिन पे सामग्रियों से बने होते हैं, कठोरता के कारण अपक्षय की प्रक्रिया से बच जाते हैं कुछ तो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे आ गया ना, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, ये सारे दोस्तों किसके उदाहरण आ जाते हैं? आपके अक्षय पर्वत के। और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। तो फिर दोस्तों मेजर माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड देख लेते हैं अपने। अब ये थोड़ा पर्वत के बारे में था, अब इसमें सबसे पहले आती है रॉकी। अभी अपने को क्या याद रखनी है जिससे आपके एग्जाम में आपको दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये ध्यान रखना है कि जो रॉकी है पर्वतमाला कौन कौन से देशों में, आपको दिख रहा होगा कनाडा में है, यूएसए में है, मैक्सिको में है, तो यहाँ पे फैली हुई है, यही ध्यान रखना है बस। मेन तो मेन चीज़ें हैं वो याद रखनी है आपको कि कहाँ कहाँ पे फैली हुई है। अब ये पूरी डिटेल से इतना मत याद रखना कि कैसे है, कितने मिलियन वर्ष पुराना है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी याद रख लेना, ठीक है। अब जो रॉकी पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, तो ये याद रख लेना, सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। बस एक याद रख लेना और मत याद रखना, ठीक है, कोलोराडो स्टेट में मिल जाएगी। फिर बात करें अपलेशियन, अपलेशियन पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वतमाला। अब यहाँ पे आपको अपलेशियन कहाँ पे दिख रही है, देख सकते हो आप,
ये सारी क्या है, अपलेशियन पर्वतमाला है ये वाली। ठीक है, ये मैप में आपको जो दिख रही है ये अपलेशियन पर्वतमाला है। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मिशेल। माउंट मिशेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सबसे ऊंची चोटी याद रख लेना। किन देशों में फैली हुई है, देख सकते हो आप आराम से, कनाडा, यूएसए, वही उसमें यहाँ पे फैली हुई है। तो मैप में आपको थोड़ा बढ़िया याद रहेगा यहाँ पे। फिर बात करेंगे दोस्तों अपने अपलेशियन पर्वतमाला हो गई, अब एंडीज पर्वतमाला की। तो एंडीज आपको मिलेगी साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका वाला जो पार्ट है उसमें मिलेगी। अब यहाँ पे दोस्तों बात करें तो ये मेन दैट स्टेडल 7 कंट्री नेम, देखो जो अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, इन 7 कंट्री में मेन रूप से यहाँ पे फैली हुई है। देख सकते हो आप, पूरी इसके सहारे है समुद्र के। ठीक है, तो ये एंडीज पर्वतमाला है और मेन 7 कंट्री में फैली हुई है। अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, दक्षिण अमेरिका में है एक, तो ये ध्यान रखना है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला। कोलंबिया और वेनेजुएला, तो 7 देशों में फैली हुई है। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे साथ साथ में। और यहाँ पे आपको डेजर्ट भी बीच बीच में देखने को मिल जाएंगे। ये देखो अटाकामा है, इसको डेजर्ट को मैं आपको अलग से बताऊंगा बाद में, ये चीज़ें मत देखो, एक बार आप एंडीज़ पर्वतमाला का ही ध्यान रखो। और जो एंडीज़ पर्वतमाला श्रृंखला है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है, ये ध्यान रखना है। दक्षिणी प्रशांत महासागर के, ठीक है, जो प्रशांत महासागर है उसके समांतर दक्षिण में अमेरिका महाद्वीप के उत्तर दक्षिण की ओर फैली हुई है। व्यापारिक रूप से पछुआ पनुओं को रोककर उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिम में पवनामुखी ढाल में वर्षा भी करती है। वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण कर श्रृंखला अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसके अलावा जो अटाकामा मरुस्थल का निर्माण है इसी के कारण ही हुआ है। बाकी अपने को इतना याद रखना है कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे, कौन से देशों में फैली है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो एकांगुआ आ जाती है, जो अर्जेंटीना में है। क्या आती है, एकांगुआ, एकांकगुआ, एकांकगुआ, जो आपके कहाँ पे है, अर्जेंटीना में, 6,962 मीटर। अब एंडीज हो गई। अब दोस्तों आ जाता है एटलस माउंटेन, एटलस पर्वत, एटलस पर्वत। अब यहाँ पे आपको एटलस पर्वत दोस्तों कहाँ पे दिख रहा है देखो, ये पर्वत प्रणाली दक्षिण पश्चिम मोरक्को से भूमध्य सागरीय तट के साथ ट्यूनीशिया के पूर्वी किनारे तक चलती है। कई छोटी श्रेणियां भी इसमें शामिल है, उच्च एटलस, मध्य एटलस, ऐसे अलग अलग। ठीक है, अब अलग अलग यहाँ पे इसमें श्रेणियां भी शामिल है, ये देख सकते हो आप, ये सारी एटलस ही है, ये एटलस एमटीएस यहाँ पे। ठीक है, जो आपको मैप में दिख रहा है। अब इसकी सबसे अगर ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों, एटलस पर्वत है, और 1 सेकंड, ये आलपस आ गया। ठीक है, फॉर्मिंग ए बैरियर बिटवीन मेडिटेरियन सी एंड द वास्ट सहारा डेजर्ट, rugged Atlas Mountains are a major chain of peaks that runs through Morocco, Tunisia and Algeria। मेन ये मोरक्को, टूनीशिया और अल्जीरिया में फैली हुई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक कौन सी आ जाती है दोस्तों, हाईएस्ट पीक ये आ जाती है माउंट टुबकल, माउंट टुबकल, ये ध्यान रखनी है बस अपने को। ठीक है, ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको मेडिटेरियन सी दिख रहा होगा और इधर ये एटलस आ जाएगी। फिर बात करते हैं दोस्तों, एटलस पर्वत हो गया। अब आल्पस पर्वत की बात करेंगे अपने, आल्पस पर्वत।
तो एक्सटेंसिव माउंटेन सिस्टम दैट इज़ लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल यूरोप, तो ये यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा आपको, यूरोप में मिलेगा। लगभग 1200 किलोमीटर इन क्रिसेंट शेप अक्रॉस 8 अल्पाइन कंट्री, लगभग 8 देशों में ये फैला हुआ है। कितने देशों में, 8 देशों में फैली हुई है। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, मोनाको, स्लोवेनिया, स्विट्ज़रलैंड, तो इन सभी कंट्री में यहाँ पे ये फैली हुई है। फिर बात करें दोस्तों, ये पूरी यहाँ पे डिटेल लिखी गई है, ये नहीं याद करनी है आपको, ठीक है। लगभग ये इसका पूरा क्षेत्र दे रखा है, कितने को कवर करता है इटली में, जैसे सारी चीज़ें बताई गई है, इतनी चीज़ें आपको नहीं याद रखनी, ठीक है। अब अपने चलते हैं, इसके आल्पस पर्वतमाला आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोटो वगैरह दिखाई गई है। अब काकेशस पर्वत के बारे में जानते हैं। तो ये यूरोप और एशिया के चौराहे पर जो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है, और इसका पूरा कुल क्षेत्रफल बताया गया है, ठीक है। ये देखो, ये रशिया है। तो अब काकेशस भी दो भागों में विभाजित है, एक तो लेसर और एक ग्रेटर काकेशस। बीच में आपके जॉर्जिया आ गई, टर्की, अर्मेनिया, इन सारे देशों में फैला हुआ है, अजरबैजान में है, ठीक है। तो इन सारे देशों में ये फैला हुआ है। पहाड़ में दो पर्वतमालाएं हैं, एक तो ग्रेटर और लेसर। और काला सागर के पूर्वोत्तर तट पर सोची, रूस के पास कॉकेशियन प्राकृतिक रिजर्व से लेकर कैस्पियन सागर पर बाकू, अजरबैजान तक चलता है। छोटा काकेशस दक्षिण में 100 किलोमीटर तक ग्रेटर काकेशस के समांतर चलता है। तो ये क्षेत्र जॉर्जिया में लिखी रेंज से यहाँ पे हैं, जुड़े हुए हैं, जिससे कोल्चिस मैदान और कुर अराज तराई इस सीमा के पश्चिम और पूर्व में यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे ये जुड़े भी हुए हैं, और इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, ग्रेटर और लेसर। सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ ले काकेशस पर्वत की तो एल्ब्रूस आएगी, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बस पूरी डिटेल में आपको नहीं जाना है। एल्ब्रूस, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक दे रखी है मीटर में और फीट दोनों में। फिर बात करेंगे दोस्तों यूराल पर्वत की, यूराल माउंटेन्स, यूराल पर्वत। अब मैप में आपको दिख रहा होगा यूराल माउंटेन्स, यहाँ पे है देखो, जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये रेड लाइन है, तो ये क्या है, यूराल पर्वत है। अगर यूराल पर्वत बात करें तो दोस्तों ये आर्कटिक महासागर के तट से शुरू होकर कजाकिस्तान तथा पश्चिमी रूस से 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है। दो मुख्य कारणों से मैंने, तो सबसे पहले ये यूरेशियन भूभाग को दो महाद्वीपों से अलग करने वाली लोकप्रिय सीमा बनाते हैं, यूरोप और एशिया, ठीक है। और दूसरे, वे दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से हैं, जो कि 300 से 250 मिलियन वर्ष पहले के हैं। कटाव के कारण इन पहाड़ियों की ऊंचाई काफ़ी कम कर दिया गया है, और अपरदन के कारण वो सारी बातें अलग चीज़ है। बाकी मेन जो अपने को यूराल पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, वो याद रखनी है। तो जो एग्जाम्पल मैंने बताया, जो शुरू में चीज़ें बताई थी ना आपको, वो ज़्यादा ध्यान रखना आप। एक तो ब्लॉक माउंटेन्स, उसके एग्जाम्पल, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गोरा नार्दोनिया, ये इसकी दोस्तों क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। फिर बात करेंगे दोस्तों हिंदू कुश माउंटेन रेंज। ये दोस्तों आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा के साथ साथ चलती है, 500 मील तक फैले हुए। त्रिची मीर इसकी सबसे ऊंची चोटी आती है, जो पाकिस्तान में है। फिर दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करें तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट आ जाती है, ठीक है। और इसके अंदर भी जब अपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तो सारी चीज़ें जानेंगे, सारी लद्दाख, जास्कर रेंज, ग्रेटर हिमालय, सारी चीज़ें। अब पठारों का वर्गीकरण आ जाता है, अब आ जाते हैं आपके प्लेटू। अब इसको अंतर पर्वतीय, पाइडमोंट, महाद्वीपीय पठार, ज्वालामुखी पठार, विच्छेदित पठार, 5 भागों में विभाजित किया जाता है पठारों को। अब पठार और पहाड़ पर्वत में क्या अंतर होता है। पठार का दोस्तों, जो ये तो देखो माउंटेन रेंज है, अब ये पठार कैसे कहलाएगा, जब इसका ये वाला पार्ट है ना समांतर हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। अब कोई भी पर्वत है, पर्वत तो नहीं कह सकते उसको, पर्वत तो पर्वत ही हो जाएगा फिर। अब कोई भी ऐसी संरचना जिसकी ऊपर से जो भाग है ना वो सपाट हो जाए या फ्लैट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, अपने पठार बोलेंगे। सबसे पहले अंतर पर्वतीय पठार देख लेते हैं। अंतर पर्वतीय में क्या होगा, देखो दो माउंटेन रेंज दिख रही है, बीच में आपको क्या है, इंटर माउंटेन प्लेटू दिख रहा है,
वे पठार जो पर्वत श्रृंखलाएं आमतौर पर वलित की सीमा पर स्थित है तथा आंशिक रूप से या पूरी तरह उनके भीतर घिरे हुए हैं। अंतर पर्वतीय मतलब नाम से स्पष्ट है, दो पर्वतों के बीच में। इंटर माउंटेन शब्द का अर्थ है पहाड़ों के बीच। अंतर पर्वतीय विश्व के सबसे ऊंचे हैं, इसमें लगभग 36 चट्टान पड़ते हैं। पृथ्वी की उदार हलचलों के कारण बहुत ऊंचाई तक उठ जाती है, जैसे तिब्बत का पठार हो गया एग्जाम्पल इसका। तो जो मैंने आपको पहले चीज़ें बताई ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। जो टाइप मैंने पर्वत में बताया तो वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको पठार भी सारे बताऊंगा विश्व के। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल जरूर लिख के आना। तिब्बत का अंतर पर्वतीय पठार का एक उदाहरण है जो हिमालय, कारकोरम तथा कुनलुन और तिएन शाह जैसे वलित पर्वतों से घिरा हुआ है। तो जो तिब्बत का पठार है वो पर्वतों से पूरा घिरा हुआ है। फिर पाइडमोंट पठार आता है, यहाँ पे देखो माउंटेन रेंज है, तो इधर आपको समुद्र मिल जाएगा और इधर आपको क्या मिल जाएगा, पिडमाउंट प्लेटू। पाइडमोंट प्लेटू वह पठार जो किसी पर्वत की तलहटी में स्थित हो तथा दूसरी ओर मैदान हो या समुद्र हो, तो उसे क्या बोलेंगे, पर्वतीय पठार बोलेंगे या पाइडमेंट मोंट पठार बोलेंगे। पहाड़ का तल इसे बोलते हैं। तो पिडमांट का पता मतलब ही क्या होता है, पहाड़ का तल। अनाच्छादन के पठार भी कहा जाता है क्योंकि ये क्षेत्र कभी पर्वतों की सतह से ऊंचे थे जो अब विभिन्न अपरदन के कारण यहाँ पे तलहटी तक सिमट गए हैं, जैसे मालवा का पठार आ गया, ठीक है। तो मालवा पठार इसी का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे सीधा सा आराम से याद रख सकते हो, माउंटेन होगा, माउंटेन के बिल्कुल चिपका हुआ यहाँ पे क्या होगा, पिडमांट का पठार होगा और बीच में यहाँ पे समुद्र या मैदान होगा। फिर महाद्वीपीय पठार आ जाते हैं। इनका निर्माण या तो व्यापक महाद्वीप उत्थान के कारण होता है या क्षैतिज मूल लावा कम शान चादरों के फैलने से होता है जो मूल स्थाकृति को पूरी तरह से क्या है, ढक लेते हैं। इस प्रकार के पठारों को निकटवर्ती निचली भूमि या समुद्र की तुलना में अचानक ऊंचाई दिखती है, ठीक है। महाद्वीपीय पठारों को संचय के पठार के रूप में भी जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र का पठार। तो ये क्या है कि पहले मान लो ऐसे हो सकता है कि जो पठार का निर्माण है, जैसे ज्वालामुखी फटा तो वहाँ से जो लावा निकला उसके कारण बहुत अधिक यहाँ पे लावा उसके फैलने के कारण उसका निर्माण हो गया, तो उसको महाद्वीपीय पठार। फिर ज्वालामुखी हो गया, तो ये ज्वालामुखी कारण हो गया मेन मेन ज्वालामुखी की निर्मित जो आपकी ज्वालामुखी की गतिविधि है उससे निर्मित हो गया। इसमें भी दो आ जाते हैं, एक तो लावा का पठार, एक पायरोक्लास्टिक पठार। अत्यधिक तरल बेसाल्टिक लावा से बनते हैं जो बिना किसी हिंसक विस्फोट के अनेक छिद्रों से लगातार कई बार बाहर निकलता रहता है साइड से। पायरोक्लास्टिक ज्वालामुखी पठार विशाल पायरोक्लास्टिक प्रवाहों से निर्मित होते हैं। इनके नीचे पायरोक्लास्टिक चट्टानें क्या होती है। फिर आता है विच्छेदित। विच्छेदित पठार वह क्षेत्र है जो बुरी तरह से कटा हुआ होता है, जिसे राहत तिखी हो गई है, ऐसा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र जैसा दिखाई देता है। अगर बात करें दोस्तों विखंडित पठारों को पर्वतीय बेल्टों से इस आधार पर अलग पहचाना जा सकता है कि उनमें वलन व्यापक भ्रंश या मैग्नेटिक गतिविधि का यहाँ पे क्या है, अभाव रहता है। फिर मेजर प्लेटू देख लेते हैं। आप अगर ये वाली एक पिक याद रख लो, मतलब अपने दिमाग में या अपने वर्ड मैप ले लो, उसमें अगर आप ड्रॉ कर लो तो आपको ज़्यादा याद रहेगा कंट्री में, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेटू हो गया, साउथ अफ्रीकन हो गया, यहाँ पे इथोपियन हो गया, दक्कन का पठार भारत में हो गया। ऐसे ही देखो कोलोराडो हो गया, कोलंबिया का पठार हो गया। अभी इसको मैं बता भी दूंगा आपको, बाकी इन चीज़ों को आप मैप में देखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। कोलोराडो पठार में यूटा, एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको यहाँ पे शामिल है। कोलोराडो नदी और ग्रांड कैनियन द्वारा विभाजित होता है। अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है ये, ठीक है। और अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। कई स्थानों पर मेसा और बट पाए जाते हैं। फिर बात करें दोस्तों कोलंबिया के पठार की, तो मैप में आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, जो कोलोराडो है इसके ऊपर कोलंबिया का पठार है ये वाला, ठीक है। ये वॉशिंगटन, ओरेगन और यूएस के राज्यों के कुछ हिस्सों में स्थित है। ये कैस्केड रेंज और रॉकी पर्वत से क्या है, घिरा हुआ है, पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। हमने देखी थी यहाँ पे रॉकी पर्वत श्रृंखलाएं। और इसे कोलंबिया नदी द्वारा क्या है, विभाजित किया जाता है। बेसाल्ट लावा के परिणामी लेप के साथ ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है कोलंबिया के पठार का। फिर बात करें अपलेशियन का पठार, पर्वत भी बड़ा था, पठार भी पड़ेंगे। पर्वत के पश्चिमी किनारे पर स्थित बीएड विच्छेदित पठारों की एक श्रृंखला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपलेशियन, ये रहा, ठीक है, जो रेड वाइट कलर में लिखा हुआ है, रेड में मार्क कर रहा हूँ, जो पूर्वी संयुक्त राज्य के नीचे चलती है। अपलेशियन पर्वत का उत्तर पश्चिमी भाग है जो न्यूयॉर्क से
अल्बामा तक यहाँ पे क्या है फैला हुआ है। फिर पिडमांट का पठार आता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मैप में पिडमांट का दिख रहा होगा नीचे अपलेशियन के बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अटलांटिक तटीय मैदान में मुख्य अपलेशियन पर्वत के बीच में स्थित है और उत्तर में न्यूयॉर्क से लेकर दक्षिण में केंद्रीय अल्बामा तक ये फैला हुआ है। तो पूरा इतना नहीं याद रखना आपने को, इतना याद रखना है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पिडमांट का पठार स्थित है। फिर कैनेडियन शील्ड आ जाती है जिसे लोरेशियन पठार भी कहा जाता है, ये देख सकते हो आप। ऊपर अपलेशियन के ऊपर अपलेशियन के ऊपर नीचे तो पिडमांट है, ऊपर लोरेशियन है। तो ऐसे आप बना के मैप में क्या ज़्यादा याद रहेगा आपको। उत्तम किस्म का लोएस्क यहाँ पे पाया जाता है। और प्री कैम्ब्रियन आग्नेय रूस श्रेणी की मेटामार्विक चट्टानों का एक बड़ा क्षेत्र है ये। फिर सेंट्रल मैक्सिकन प्लेटू आ जाता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मैक्सिको का पठार, ठीक है। तो जिसे मैक्सिकन अल्टीप्लेनो के रूप में भी जाना जाता है। बड़ा शुष्क से अर्ध शुष्क पठार है जो उत्तरी और मध्य मैक्सिको के अधिकांश भाग में ये पाया जाता है। उत्तर में इसकी सीमा दोस्तों संयुक्त राज्य की सीमा से दक्षिण में ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी बेल्ट तक इसकी सीमा भी लगती है। पश्चिम और पूर्व में सिएरे माद्रे ऑक्सीडेंटल और सिएरे माद्रे ओरिएंटल से ये घिरा हुआ है। तो आप अपने को क्या करना है, आपको मैप लेना है वर्ल्ड मैप, और वहाँ पे ये चारों पांचों ड्रॉ करने। अभी मैंने आपको बताया कोलंबिया, कोलोराडो, लोरेशियन, अपलेशियन, पिडमेंट, सेंट्रल मैक्सिकन। तो आराम से आपको ये याद रह जाएंगे। फिर ये तो था आपका कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका वाले अपने क्या है वो देख लेते हैं। अब आता है आपका दोस्तों यहाँ पे एंडियन पठार, ठीक है। तो पश्चिमी मध्य दक्षिण अमेरिका के अल्टीप्लेनो कोलाओ या एंडियन पठार का वह क्षेत्र जहाँ एंडीज सबसे व्यापक रूप में फैला हुआ है। यह एक इंटरमोंटेन पठार है जो एंडीज पर्वत की दो श्रेणियों के बीच स्थित है। मैंने इंटरमोंटेन आपको बताया था कौन सा होता है, यह टिन का भंडार है आपको प्रमुख रूप से। तो एंटीप्लेनो ये रहा यहाँ पे। और बोलीविया की राजधानी लापाज और सुकर इस पठार पे ही स्थित है। फिर आता है दोस्तों आपका गुआना हाईलैंड आ जाता है, यहाँ पे देख रहा होगा ये गुआना हाईलैंड है। गुआना शील्ड का हिस्सा है जो पूर्वोत्तर दक्षिण अमेरिका में स्थित है और दुनिया की सबसे पुरानी भूमि सतहों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। फिर बात करते हैं ब्राज़ीलियन की। तो ब्राज़ीलियन भी आपको बहुत बड़ा यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ब्राज़ील के हाईलैंड्स या ब्राज़ील के पठार एक व्यापक बहुल क्षेत्र है जो ब्राज़ील के अधिकांश पूर्वी दक्षिण मध्य भागों को कवर करते हैं। ब्राज़ील के हाईलैंड को तीन पठारों में अलग अलग अटलांटिक, दक्षिणी पठार और केंद्रीय पठार, तीन भागों में इसको विभाजित भी किया गया है अलग से, ठीक है। और फिर इसके बाद पेंटागोनिया आ जाता है। यहाँ पे आपको दोस्तों पेंटागोनिया का पठार भी दिख रहा होगा। नीचे देखो दक्षिणी अमेरिका के नीचे में पेंटागोनिया ये रहा, जो अर्जेंटीना और चिली द्वारा शासित दक्षिण अमेरिका के दक्षिण छोर में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बस ये किस देश में स्थित है यही पता होना चाहिए। तो ये वर्षा छाया रेगिस्तान पठार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पठार है, अलग से लिख सकते हो आप इनको नोट्स बना के कि दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पठार कौन से आ जाते हैं, गुयाना, ब्राज़ीलियन, पेंटागोनिया, ठीक है। अब अपने मूव करते हैं थोड़ा सा सेंट्रल मैप में। देखो सेंट्रल मैसिफ आता है, जो सेंट्रल मैसिफ दक्षिण फ्रांस के मध्य एक हाईलैंड क्षेत्र है जिसमें पहाड़ और पठार शामिल है। यह भूमि मुख्य रूप से फ्रांस के लगभग 15% भाग को कवर करती है अंगूर की खेती के लिए। फिर आता है मैसाटा। ये क्या है कि दोस्तों सेंट्रल इबेरियन प्रायद्वीप की बुनियादी भौगोलिक में से एक है। इसमें एक पठार होता है जो उत्तरार्ध इंटीरियर के एक बड़े हिस्से को कवर करता है, मैसाटा और मैसिफ। यहाँ पे देख सकते हो आपको ये रहा, ये सेंट्रल मैसिफ है और ये मैसाटा है, दोनों दिख रहे होंगे फ्रांस के आसपास। फिर बात कर लेते हैं अपने दोस्तों ट्रांसवेलियन का पठार। ये मध्य रोमानिया में है और ट्रांसवेलियन के ऐतिहासिक क्षेत्र के भीतर स्थित है और इसका नाम लेता है और लगभग पूरी तरह से कोर्पेथियन पर्वत की पूर्वी, दक्षिण और सोमानिया पश्चिमी शाखाओं से घिरा हुआ है। ट्रांसवेलियन मैदान समझते तो रोमानिया में स्थित है, अपने को बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। जो ट्रांसवेलियन का पठार है रोमानिया में स्थित है। फिर बात करेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट
यह यूरोप का सबसे बड़े पठारों में से एक है, जो पश्चिमी नॉर्वे हारगेंडर क्षेत्र में ओस्लो के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी नॉर्वे के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। ठीक है, और किसकी बात कर रहे हैं अपने, हारगेंडर प्लेटो की। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल रशियन अपलैंड। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको दोस्तों सेंट्रल रशियन अपलैंड, ये रहा, ये पूरा यहाँ पे क्या है, रशिया। तो सेंट्रल रशियन अपलैंड आ जाता है। मध्य रूसी अपलैंड भूमि यूरोपियन मैदान का एक अपलैंड क्षेत्र है, जो 230 से 250 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ लहरदार पठार है। और इसकी सबसे ऊंची टोसी 293 मीटर मापी गई है। तो ये सारी है। और फिर तिब्बत का पठार आ जाता है, जो सबसे बड़ा पठार है, दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध पठार अगर पूछे तो तिब्बत का पठार आ जाता है, सभी को पता होगा ये तो, जो दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है। तिब्बत चीन और भारत के देशों के माध्यम से ये फैला हुआ है। 1000 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 2000 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, लगभग 2.5 लाख दोस्तों किलोमीटर क्षेत्र को ये क्या है, कवर करता है। अगर अपने बात करें इसकी स्थिति की, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये तिब्बत का पठार है। फिर बात करें दोस्तों मंगोलियन, तो मंगोलियन आपको कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे चाइना और मंगोलिया में। मंगोलिया पठार मध्य एशिया पठार है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। ये पूर्व में ग्रेटर हिंगनन पर्वत, दक्षिण में यीन पर्वत, पश्चिम में अल्ताई पर्वत, उत्तर में सयान और खेंती पर्वत से क्या है, चारों ओर से घिरा हुआ है। पठार में गोबी रेगिस्तान के साथ साथ शुष्क स्टेपी क्षेत्र भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो गोबी का मरुस्थल भी पूछे तो भी आपको मंगोलिया में मिलेगा, मरुस्थल भी अपने आगे करेंगे। फिर दोस्तों सेंटर साइबेरियन प्लेटू आ जाता है। तो आपको यहाँ पे ये रशिया में सेंटर साइबेरियन प्लेटू दिख जाएगा। ठीक है, तो ये पठारी येनसई और लीना नदियों के मध्य साइबेरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करता है या स्थित है इसके बीच में। तो अपने को तो यही पता होना चाहिए इसकी स्थिति कहाँ पे है। ठीक है, पूरा आपको ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना। फिर डक्कन प्लेटू आ जाता है। ठीक है, जो कि भारत में स्थित है, ये डक्कन प्लेटू है। दक्कन का पठार बड़ा पठार है, जो भारत के अधिकांश दक्षिण भाग का निर्माण करता है। ये 2 पर्वत श्रृंखलाओं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। किससे, और पठार में डक्कन ट्रैप शामिल है, जो पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी विशेषता है। कई बेसाल्ट पर्वतों लावा प्रवाह से बना है। डेक्कन ट्रैप अद्वितीय जीवाश्मों के लिए भी जाना जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारी सोने की खानें, लोह अयस्क, बहुत सारे अयस्कों के भंडार भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अरावली क्षेत्र में भी अपने पाए जाते हैं। फिर आता है यूनान गुइजोऊ पठार, ये दोस्तों चाइना में आ जाता है, नाम से आपको दिख रहा होगा। फिर शान प्लेटू, ठीक है, ये शान पठार क्रिस्टलीय द्रव्यमान म्यांमार बर्मा के पूर्वी भाग का निर्माण करता है और इंडो मलायन पर्वत प्रणाली का हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूनान और इधर यहाँ पे शान है, ये दोनों प्लेटू है। फिर आ जाता है अरेबियन, अरब प्रायद्वीपीय पश्चिम में एक प्रायद्वीपीय जो अरब प्लेट पर अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो फिर अनातोलिया का पठार आ जाता है, जिसे एशिया माइनर के रूप में जाना जाता है। पश्चिम में एशिया का एक बड़ा प्रायद्वीप है, जो एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी प्रोटूशियंस है। ये आधुनिक तुर्की का प्रमुख हिस्सा है। अनातोलिया की अगर अपने बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टर्की में अनातोलिया का पठार। 1 सेकंड। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देख सकते हो ये टर्की में अनातोलिया का पठार है। फिर इथोपियन प्लेटू आ जाता है दोस्तों। इथोपियन हाईलैंड्स पूर्वोत्तर अफ्रीका के इथोपिया में पहाड़ों का एक बड़ा उबड़ खाबड़ द्रव्यमान है। मतलब आपको यहाँ पे अफ्रीका के इधर यहाँ पे इथोपियन मिल जाएगा, मैप में देखोगे तो आराम से समझ आ जाएगा। फिर ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू आ जाता है आपका, जिसमें युगांडा, केन्या और तंजानिया के मध्य भागों में ये पूरा फैला हुआ है। फिर दोस्तों टेबल माउंटेन आ जाता है, दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है मेन ये टेबल माउंटेन। फिर अगर आ जाता है, जिसे उत्तरी अफ्रीका कर्क रेखा पर सहारा के उत्तरी केंद्र में एक बड़ा पठार है, जिसे होगार भी कहा जाता है, अगर या होगार, ये देख सकते हो आप यहाँ पे क्या है, होगार। फिर कटंगा आ जाता है दोस्तों, जो शाबा पठार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक खेती और खेत क्षेत्र है। तांबा उत्पादन के लिए भी ये प्रसिद्ध है कटंगा। फिर ऑस्ट्रेलियन सील्ड आ जाती है दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेटू है ये देख सकते हो आप, तो ये पूरा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एक भाग तो पूरा यहाँ पे रेगिस्तान से घिरा हुआ है। इसमें भी जैसे सबसे पहले बात करें तो किम्बरली, जिसे उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठारी क्षेत्र है, और पहाड़
पठार ज्वालामुखी स्फोट से ये बना हुआ है। यहाँ पे देखें हैं सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, ये नहीं याद रखनी है आपको। फिर अंटार्कटिक प्लेटू आ जाता है। ये पठार मध्य अंटार्कटिका में स्थित है, जो दक्षिण ध्रुव और अमुंडसेन स्कॉट स्टेशनों के कुछ हिस्सों को काटता है। बिल्कुल यहाँ पे आप पोल में जाओगे ना ऊपर, वहाँ पे आपको मिलेगा अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल पे। फिर पोटोहर कट पठार आ जाता है, पाकिस्तान के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। झेलम पश्चिम में सिंधु, उत्तर में मार्गिला हिल्स और काला चिट्टा रेंज, दक्षिण में नमक रेंज से ये चारों ओर से यहाँ पे गिरा हुआ है। तो पाकिस्तान में आ जाता है पोटोहर का पठार। फिर आ जाता है नेक्स्ट आपके दोस्तों मैस्करेन पठार, सेशेल्स और मॉरिशस द्वीप समूह के बीच में मिल जाएगा। इधर आपको सेशेल्स दिख रहा होगा छोटा सा, ये मॉरिशस है, मेडागास्कर है सॉरी ये तो। तो ये देखो यहाँ पे मॉरिशस, तो इसके बीच में आपको मिल जाएगा कौन सा, मैस्करेन का पठार, सेशल्स और मॉरिशस द्वीप समूह के बीच में। फिर आ जाता है दोस्तों लॉस प्लेटू, ये कहाँ पे है, चीन में है। यहाँ की मिट्टी हवा द्वारा लाए गए महीन कणों से बनी है। दोमट मिट्टी बेहद उत्पादक भी है यहाँ पे, इतना नहीं याद रखना आपको। फिर आ जाते हैं दोस्तों विश्व के प्रमुख मरुस्थल, ठीक है, विश्व के प्रमुख मरुस्थल आ जाते हैं। देखो थार का मरुस्थल तो सभी को पता होगा, भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है। भारत प्लस पाक में जब भी अपने राजस्थान जी के पढ़ते हैं तो अच्छे से इसको देखते हैं कि भारत में लगभग 85% भाग पे फैला हुआ है, यहाँ पे 15%। और राजस्थान का सबसे, भारत का क्या विश्व का सबसे सघन बटा बसा मरुस्थल की बात करें तो थार का मरुस्थल ही है। तो रेगिस्तान को आमतौर पर रेत और शुष्क पृथ्वी के विशाल हिस्सों के साथ गर्म शुष्क क्षेत्र माना जाता है। ये रेगिस्तान की जो विशेषता या विशेषता बताई गई है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं है इस स्लाइड में। सबसे पहले बात करेंगे अपने अंटार्कटिका की। वहाँ पे क्या है कि मरुस्थल है, इसको क्या है, सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका वहाँ पे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपके लद्दाख में भी मरुस्थल ही स्थित है वो, तो इसको क्या है, ठंडा मरुस्थल बोलते हैं। तो ये है अंटार्कटिका, ध्रुवीय रेगिस्तान के रूप में इसको वर्गीकृत किया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जहाँ पे क्या है, वर्षा से मेजरमेंट किया जाता है। जहाँ पे इतने साल जैसे वर्षा ना हो तो उसे रेगिस्तान घोषित कर दिया जाता है। अधिकांश वैश्विक रेगिस्तानों के विपरीत अंटार्कटिक पूरे महाद्वीप को कवर करता है, ठीक है, पूरा महाद्वीप है अंटार्कटिक, और उसके पूरे महाद्वीप पे ये क्या है, रेगिस्तानी है। 98% स्थायी रूप से बर्फ़ की चादर से यहाँ पे ढका हुआ है, बोलेंगे इसे रेगिस्तानी, क्योंकि यहाँ हर साल औसतन 10 मिमी से बारिश होती है, इसलिए इसे रेगिस्तान ही बोलते हैं, ठीक है, यही मैंने आपको बताया था मेन। फिर आता है आर्कटिक। आर्कटिक मेन आपको कहाँ दिख रहा है, कनाडा और रशिया में यहाँ पे दिख रहा है। टुंड्रा दुनिया का एकमात्र अन्य ध्रुवीय रेगिस्तान है, तो ये भी ध्रुवीय रेगिस्तान है जो कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस सहित कई उत्तरी देशों में आपको मिल जाएगा। वर्षा की कमी के कारण इसको कहा जाता है। अब आ जाता है सहारा, ठीक है, ये रेगिस्तान भी बहुत बड़ा है, अगर इसको बोलते हैं अपने शुष्क मरुस्थल। सारा दुनिया का सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है। कौन सा, उपोष्ण कटिबंधीय, जो 3.5 मिलियन वर्ग मील में फैला है, 11 देशों में फैला है, अफ्रीका के लगभग 1/3 1/3 हिस्से को कवर करता है सहारा का मरुस्थल, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें वही बताई गई है कि क्या नदियाँ हैं, मौसमी नदियाँ हैं, जलवायु कैसी होगी रेगिस्तान की, सभी को पता है। फिर आ जाता है अरेबियन मरुस्थल, जो सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, कुवैत यहाँ पे फैला हुआ देख सकते हो आप, यमन, ओमान, यूएई। ये दूसरा सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान हो जाएगा, लगभग 1 मिलियन वर्ग मील में 2.6 मिलियन वर्ग मील में को मापता है या फैला है। फिर गोबी का मरुस्थल, तो गोबी आपको कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, मंगोलिया और चाइना में मिलेगा, तो ये ध्यान रखना, एक तो मंगोलिया में प्लस में चीन में, मंगोलिया और चीन में। पांचवा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, चीन के कुछ हिस्सों में फैला है और मंगोलिया में फैला हुआ है। फिर अब आ जाता है पेंटागोनिया। पेंटागोनिया का हमने पठार भी पढ़ा और मरुस्थल भी है यहाँ पे, ठीक है, अर्जेंटीना और चिली में मेन रूप से फैला हुआ है, ठीक है, मेन ज़्यादा हिस्सा इसका आपको मिलेगा अर्जेंटीना में। फिर आता है ग्रेट विक्टोरिया, तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा,
ये भी उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी है। पहले हमने जो पढ़े थे वो कौन से पढ़े थे, पोलर ध्रुवीय रेगिस्तान। फिर आ जाता है दोस्तों आपके काला हरी मरुस्थल, जो कि आपके नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है। ग्रेट बेसिन की बात करें तो आपको दोस्तों अमेरिका में मिल जाएगा, ये उत्तरी अमेरिका में 4 रेगिस्तानों में से एक है। तो अपने को ये याद रखना, ग्रेट बेसिन कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में। फिर सीरियन मरुस्थल आपके सीरिया में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सारे आपके मरुस्थल दे रखे हैं, यहाँ से आप आराम से देख सकते हो कि यहाँ पे आर्कटिक है, गोबी है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा का मरुस्थल हो गया, यहाँ पे थार वाला मैंने आपको बता ही दिया पहले। अभी इसके अलावा यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, तनामी, सारे नाम दे रखे हैं, सिम्पसन ठीक है, ये सारे याद रख के जाना नाम। अब सारे पढ़े, अटाकामा, पेंटागोनिया, नामिब, कालाहारी, ठीक है, सारा, सारा भी सबसे बड़ा है, सीरियन। तो सारे यहाँ पे आपको मरुस्थल दे रखे हैं, इसको अच्छे से आप पढ़ के जरूर जाएं, मैप में प्रैक्टिस करें। अब आ जाते हैं घास के मैदान। अब यहाँ पे क्या है कि किसी प्रकार के आपको पेड़ नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े घास के मैदान मिलेंगे, खाली एकदम। अब कई बार वर्षा हो जाती है तो वहाँ पे हरे भरे भी हो जाते हैं ये। तो प्रेरी यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है आपको, नॉर्थ अमेरिका में, जबकि साउथ अमेरिका में आपके लानोस, सेल्वास, कंपास, पंपास, ये सारे आ जाते हैं यहाँ पे। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड आ जाते हैं। तो ये याद रखने हैं कौन सा कहाँ पे है। तो उस इसको अपने 2 भागों में विभाजित करते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय। तो इसमें सवाना आ जाते हैं कहाँ पे, केन्या, तंजानिया। कैंपास आपके दोस्तों ब्राज़ील में आ जाता है। लानोज आपके कोलंबिया, वेनेजुएला, क्वींसलैंड आपके ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है। सेल्वास अमेजन, पार्कलैंड अफ्रीका में, पटाना श्रीलंका में। स्टेपी दोस्तों आपके यूरेशिया में आ जाता है। पुस्ताज हंगरी यूरोप में। पंपास आपके दोस्तों अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिण ब्राज़ील। प्रेरी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। डाउन्स आपके दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, कैंटबरी न्यूजीलैंड। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में आ जाता है। बुग्याल और मर्ग आपके भारत में आ जाते हैं। घास के मैदानों की बात करें तो यहाँ पे मैप में भी दे रखा है, आप अच्छे से देख सकते हो। तो आज की क्लास यहीं दोस्तों समाप्त होती है। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।